गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग विज्ञान से संबंधित सामान्य अध्ययन के हिस्से के प्रश्नावलियाँ कर रहे थे, यानी टेस्ट सीरीज कर रहे थे। तो चलिए देर न करते हुए इसे में आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलुओं की त्वचा मोटी हो जाती है। इसके कारण क्या है? मोटी बाह्य त्वचा, मोटा चर्म या मोटा अवत्वक या इनमें से सभी। देखिए, मोटी बाह्य त्वचा, तो बाह्य त्वचा सभी की एक जैसी होती है, ठीक है। और मोटा चर्म, ये भी नहीं, चर्म भी सबका एक जैसा होता है। लेकिन इसमें जो मोटा अवत्वक होता है, ठीक है, ये इसका कारण होता है। ओके, अगला प्रश्न है, वायु तक पाया जाता है। वायु तक किस में पाया जाता है? लिथोफाइट में, हाइड्रोफाइट में, जीरोफाइट में और मीजोफाइट में। इसमें हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, ठीक है। वायु तक का मतलब हुआ कि वायु वाला ऊतक। तो वायु ग्रहण करने के लिए ऊतक किसमें होते हैं? हाइड्रोफाइट्स में होते हैं, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स, यानी कि जलीय पौधे। अगला प्रश्न है, जलीय पादपों यानी हाइड्रोफाइट्स में कौन सा स्थायी ऊतक, ठीक है, पादप को हल्का बनाता है, जिससे कि वो आसानी से क्या हो सकते हैं? तैर सकते हैं। तो मृदुतक, वायुतक, दृढ़ोतक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था उसी लिए, ठीक है, वायु तक पाते हैं जिस यानी होते हैं जिससे कि वायु ग्रहण कर लेते हैं, और जब हवा भर जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पाए जाते हैं वायु तक। अगला प्रश्न है, नारियल के पेड़, नारियल के पेड़ की जो छाल होती है, नारियल के पेड़ की छाल मोटी व कड़ी होती है। नारियल के पेड़ की छाल की बात कर रहा है। यह स्थूल कोण ऊतक से बनी होती है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा कि दोनों, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा, नारियल के पेड़ की छाल मोटी और कड़ी होती है, ठीक है। यह स्थूल कोण ऊतक की बनी होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है? वो मोटी और कड़ी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में घातक अवशोषण परत बनी होती है। प्रोटीन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन की। तो इसमें अवशोषण परत किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? मतलब कि उसमें कौन से ऊतक जो है वो पाए जाते हैं जिसके कारण क्या होते हैं? ये आसानी से मुड़ जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं? मृदुतक पाए जाते हैं, या श्लेषोतक पाए जाते हैं, दृढ़ोतक पाए जाते हैं, दारू एवं पोषवाह। तो इनमें से कौन सा एक है? तो आप जानते हैं मृदु का मतलब होता है कोमल, तो उसमें कौन पाए जाते हैं? मृदु तक पाए जाते हैं। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? यानी विटामिन सी का ये नाम पूछ रहा है। एमिनो एसिड, स्कारबिक एसिड, एसिटिक एसिड या एलेजे एजेलेइक एसिड। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है? अमीनो एसिड जो है वो कोई भी किसी तरह का कोई विटामिन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस मूल तत्व या मूल तत्वों
तत्व यानी एक तत्व या तत्वों, ठीक है, की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी होती है। यानी हड्डियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या कार्बन? तो कार्बन तो जो है आपका इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम पाया ही जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन भी नहीं पाया जाता। तो आपका सिर्फ उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, वसा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, या एक सही है या ज़्यादा? कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। वसाएं खाद्य में कैल्शियम का अवशोषण करने में शरीर की मदद करती हैं। और इसके बाद है, क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने में वसाएं आवश्यक होती हैं। या शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोचित नहीं कर सकता जितनी तीव्रता से कार्बोहाइड्रेट में कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सही कौन कौन सा है? इसमें आपका सही है, कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। इसमें आपका सही होगा पहला वाला, कि कोशिका कला की रचना के लिए वसाओं की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के अवशोषण नहीं करते हैं ये। क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। और शरीर वसाओं में उतनी तीव्रता से ऊर्जा मोची देने की ऊर्जा नहीं निकालता जितना कि कार्बोहाइड्रेट, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं और वसा कम खाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया ए, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन गैस आवश्यक है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन तो निकालती है। अगला है कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, क्या कर सकता है? कृत्रिम प्रकाश पर्णहरिम नष्ट कर सकता है, पर्णहरिम का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारक नहीं हो सकता है। यानी कि पूछ रहा है कृत्रिम प्रकाश के द्वारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, यानी कृत्रिम प्रकाश में भी क्या किया जा सकता है? प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, ठीक है। पर्णहरिम नष्ट नहीं होता है, ठीक है। बस ये होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण ये नहीं होगा, यही। अगला प्रश्न है, कारण है स्वपोषी पौधों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्णहरिम वर्णक होते हैं। कह रहा है कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। कारण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रयोग कर, ठीक है, खाद्य में रूपांतरण होता है, ठीक है, जल का खाद्य में रूपांतरण होता है। अब आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, आर तो आपका गलत ही हो गया। तो अब इसके बाद इसमें कहता है, अच्छा स्वपोषी की बात कर रहा है, स्वपोषी पौधों में कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रयोग कर, ठीक है, जल का खाद्य में, ठीक है, रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर यानी कि कौन सा होगा? ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ ए सही होगा और आर गलत होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ए सही है, परंतु आर क्या चीज़ है? गलत है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। अगला है, इसमें सूची 1 यानी खनिज को सूची 2 से क्या करना है? स्रोत से मिलाना है। तो चलिए मिलाइए। कह रहा है लौह, पोटेशियम, आयोडीन और कैल्शियम, ये किससे मिलता है? तो लोहा किस में से मिलता है? पोटेशियम, आयोडीन और कैल्शियम, ठीक है। तो आयोडीन आयोडीन युक्त नमक से मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। तो सी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ओके। और इसके बाद लोहा किसमें मिलता है, तो आपका, ठीक है, इसमें है लोहा। अब दूध और अंडे से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। लोहा खजूर में मिलता है और केला में मिलता है। पोटेशियम पालक में मिलता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1, 2 और 3 और 4। ये जो आमने सामने लिखे हुए हैं यही वाला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और मुझे लगता है कि लोहा पालक में पाया जाएगा और पोटेशियम केला और खजूर में पाया जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं जो भी होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कहीं नहीं है, तो आपका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खनिज की हीनता और प्रतिरक्षा न्यूनता होने में सबसे अधिक संभावना किसकी है। मतलब यहाँ पर एक तरफ दिया हुआ है खनिज और दूसरी तरफ हुआ है उससे कमी से होने वाले रोग। तो ओके, अच्छा इसमें मिलाना नहीं है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है। यानी कि किसकी कमी के कारण प्रतिरक्षा में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम की, लेड की, या तांबा की, या जस्ता की। ठीक है, तो कैल्शियम में प्रतिरक्षा नहीं होती है, कैल्शियम में क्या होता है, हड्डियों में होता है। ठीक है, लेड और तांबे की बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन जो जस्ता है, ठीक है, ये प्रतिरक्षा के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो जिंक जो है इसमें उत्तर हो जाएगा जिंक। अगला प्रश्न है ये सुमेलित करने के लिए। ठीक है, इनका विटामिन दिया गया है और इनका नाम A, B, C और D। नाम थायमीन, रेटिनाल, एस्कॉर्बिक अम्ल और क्या हो गया, टोकोफेराल। ठीक है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनाल, और जो विटामिन बी है इसे बोला जाता है थायमीन। ठीक है, तो यानी कि 2 और 1 हो गया। और इसके बाद विटामिन सी को बोला जाता है स्कार्बिक अम्ल, विटामिन डी को बोला जाता है यानी कि टोकोफेराल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3, 4 जहाँ पर भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा बी, 2, 1, 3, 4। ठीक है, तो यानी उत्तर हो गया डी, 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12, डी, B2 और विटामिन ए। तो आप लोग जानते हैं कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। ठीक है, तो B12 में, और इसकी कमी के कारण क्या होता है, रक्ताल्पता होती है। तो जो बीकासूल वगैरह आप लोग खाते हैं उसमें विटामिन B12 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें फिर से क्या करना है, यानी कि इसमें आयोडीन तत्व दिए गए हैं और उसमें शरीर में क्या कार्य करते हैं, ठीक है, इनका मिलान करना है। तो आयोडीन, आयरन और कैल्शियम। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये थायरॉक्सिन का निर्माण करने के लिए होता है। आयरन हीमोग्लोबिन के लिए होता है और कैल्शियम पेशी संकुचन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आयोडीन 2 हो गया, आयरन 3 हो गया, और फिर उसके बाद यानी 1 हो गया। ठीक है, 2, 3 और 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2, 3 और 1। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा
तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। यानी कि पौधों को जो है ना दो तरह के पोषक तत्व चाहिए, एक सूक्ष्म और एक क्या चीज़ है, यानी कि मुख्य। तो लोहा, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो इसमें जो मैग्नीशियम है ना, ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, तो लोहा, मोलिब्डेनम और मैग्नीज ये सब सूक्ष्म हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो बहुतायत में उनको चाहिए। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो तना में रूपांतरित, यानी तना का रूपांतरित रोग नहीं हुआ है। प्याज का बल्ब, अरबी का घन कंद, यानी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्याज भी क्या है, वो तना का रूपांतर है, और अरबी का जो घन कंद है वो भी जो है रूपांतरित है। तो आपका हो जाएगा ए और बी, इसके दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी के किस भाग से हल्दी का पाउडर बनता है? सुखाए हुए प्रकंद, सुखाए हुए मूल से, सुखाए हुए फल से या बीज से? तो आप जानते हैं हल्दी भी क्या है, प्रकंद का मतलब है, यानी कि कंद जहां पर भी, यानी कि प्रकंद जो है वो क्या है, उसका तना है। ठीक है, तो मूल का मतलब जड़ नहीं है, फल भी नहीं है, बीज भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सुखाए हुए प्रकंद से जो हल्दी का पाउडर मिलता है, जो पीला पीला होता है वो। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे में कौन सी संरचनाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं? यानी वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? दारू यानी जाइलम, मूल, रंध्र यानी स्टोमेटा या छाल से? तो जाइलम से क्या होता है, पानी का ऊपर नीचे आना जाना होता है। मूल का मतलब होता है जड़, देखिए पानी को अवशोषित करती है। स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है और इसी से वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियों को कभी छुइए तो उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा तो क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसमें, नरम भी रहता है, मुलायम भी रहता है, चिकना रहता है। लेकिन नीचे की तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण वो खुरदुरा होता है। छाल से तो होता नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तो पौधा क्या करेगा? यानी कि पौधे को पानी ना दिया जाए लेकिन उर्वरक बहुत दिया जाए, तो वृद्धि में अवरोध होगा, रूपांतरण विकसित करेगा, जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा या अप्रभावित रहेगा। ठीक है, तो कारण क्या होगा, यानी कि जब पानी नहीं दिया जाएगा और सिर्फ क्या क्या दिया जाएगा, उर्वरक दिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, जो कोशिका पाई जाती है वहां से पानी निकल करके और बाहर आ जाएगा। जब पानी निकल करके कोशिका से बाहर आ जाएगा तो कोशिका संकुचित हो जाएगी, जिसके कारण पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि बाहर जो है, आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, और आस्मोसिस में जहां पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, उधर की तरफ क्या होता है, जल प्रवाहित होता है कम कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, यानी कि जो मृदु विलयन है, मृदु विलयन की तरफ से, इनकी तरफ से जो सांद्र विलयन होता है उधर की तरफ प्रवाहित होता है। तो सांद्रता कहाँ ज़्यादा पाई जाएगी, जहाँ पर उर्वरक हो गया। जिधर उर्वरक हो गया, पानी उधर कम हो गया, तो उधर की तरफ पानी कोशिका से बाहर निकल करके आ जाएगा, जिसके कारण कोशिका मर जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी? ठीक है, तो ऊर्जा किसमें मुक्त होती है, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अवशोषण में या अंतर्ग्रहण में? तो आप लोग जानते हैं कि श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त नहीं होता, ऊर्जा ली जाती है, प्रकाशिक ऊर्जा ली जाती है। अंतर्ग्रहण तो सिर्फ भोजन अंतर लिया जाता है। अवशोषण जब होता है, ठीक है, तो ऊर्जा उसे जो है ना दिया जाता है। अवशोषण यानी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होती, यानी खत्म होती। लेकिन जब श्वसन होता है, श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप ही क्या होगा, ठीक है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ब्याज का खाद्य भाग क्या होता है, रूपांतरित जड़, वायवीय पुष्प, वायवीय तना या गूदेदार, ठीक है, पत्ते? तो प्याज का कौन सा भाग क्या किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, तो उसके जो है ना गूदेदार जो पत्ते होते हैं उनको खाया जाता है।
अगला प्रश्न है, इसे क्या करना है, सुमेलित करना है। हार्मोन और उनके कार्य, पौधों में जो हार्मोन होते हैं उनको और जो कार्य हैं उन्हें क्या करना है, मिलाना है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीसिन और ट्राउमेटिन पादपों को घाव भरने में लिए, पुष्पों को झड़ने के नियंत्रण करने के लिए, तने की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए और वृद्धि नियंत्रण में। ठीक है, तने की वृद्धि अलग होती है, वृद्धि नियंत्रण क्या है, वो अलग है। तो चलिए ठीक है, इसे मिलाना स्टार्ट करते हैं। जो ऑक्सिन है वो वृद्धि नियंत्रण करने के लिए, यानी 4, तो पहले में चौथा हो गया। फिर इसके बाद है जो जिब्रेलिन है वो तने की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और एप्सिसिन है ये पुष्पों को झड़ने से रोकता है, और जो ट्राउमेटिन है ये पौधों के घाव भरने में सहायक होता है। यानी 4, 3, 2 और 1। तो 4, 3, 2 और 1 जो हमारा उत्तर होगा, यानी जहाँ भी होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो सी में हमारा जो है वो 4, 3, 2, 1 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ याद रख लीजिए। ऑक्सिन 2 तो याद होने ही चाहिए। ऑक्सिन वृद्धि में नियंत्रण, यानी वृद्धि को बढ़ाता और कम करता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन। तो जानते हैं कि इंसुलिन नहीं है। इथिलीन पकने के लिए जरूरी है, फलों के पकने के लिए। जिब्रेलिन अभी आया कि तने की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और साइटोकाइनिन। ठीक है, ये हैं। और अगला प्रश्न है कि घासों और सामान्य उद्यान के पौधों की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। यह जल संचय किससे प्राप्त होता है, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार से, ठीक है, वो जल एकत्र होता है और कहाँ से आता है, वायुमंडल से, रंध्र से, संवहन मंडल से, या जल रंध्र से। तो जल रंध्र जो है, और इसमें जल रंध्र का मतलब जहाँ से यानी कि जल निकल सकता है बाहर। तो वायुमंडल से तो आता नहीं है, रंध्र से नहीं आता है, संवहन मंडल से नहीं आता, ये कहाँ से आता है, जल रंध्र से आता है। ठीक है, तो जो सुबह सुबह बूंद दिखाई पड़ती है पत्तियों के कोनों पर, वो जल रंध्र से निकला हुआ, यानी पत्तियों से निकला हुआ जो यानी जल होता है वो होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे लगभग 20 से 25, यानी 25 और 26 प्रश्न होते हैं। इतना ही आप लोगों के लिए लगभग क्या है, पर्याप्त होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जो इसमें से जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और कुछ लोग हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।